हेलो विद्यार्थीगण, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। अब आज हम कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के पाठ 6 1945 के बाद का विश्व, इस पाठ के आगे के मुद्दों के बारे में देखेंगे। तो आगे के मुद्दों में आ रहा है सोवियत रूस का विघटन। तो देखिए, सोवियत रूस का विघटन यानी क्या होता है कि अलग अलग होना। तो सोवियत रूस के अंदर जितने भी देश शामिल थे वो अलग अलग हो गए। तो इनके बारे में हम देखें तो बताया जा रहा है कि 20वीं सदी के अंतिम दौर के दौरान सोवियत रूस के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचोव की उदारवादी नीति के कारण सोवियत यूनियन की विचारधारा में आए परिवर्तन से सोवियत यूनियन यानी रूस का विघटन हुआ। ध्यान में रखेंगे किस कारण सोवियत रूस का विघटन हुआ, ध्यान में रखना है। तो राष्ट्राध्यक्ष जो हैं गोर्बाचोव, ये उदारवादी नीति वाले थे। इनके कारण विचारधारा में परिवर्तन आया और इस कारण से सभी देश जो हैं अपना खुद का विकास कर सकें, इसलिए इन्होंने स्वेच्छापूर्वक ही इनको इस सोवियत यूनियन संघ से अलग होने की स्वीकृति दे दी। सोवियत यूनियन का शांतिपूर्ण विघटन विश्व राजनीति की स्मरणीय घटना मानी जा सकती है। यानी कभी भी इस घटना को भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इस सोवियत यूनियन के अंदर के जितने भी राष्ट्र सदस्य थे ये सभी अलग हुए थे। मिखाइल गोर्बाचोव साम्यवादी दल के नए महामंत्री के रूप में 11 मार्च 1989 में सत्ता में आए। ध्यान रखेंगे कि मिखाइल गोर्बाचोव जो हैं वो साम्यवादी दल के नए महामंत्री के रूप में कब आए? तो 11 मार्च 1989 में। वे उदारवादी विचारधारा के थे। रूस ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की। वह अमेरिकी महासत्ता के समान शक्तिशाली था। बिल्कुल, आपने इसके पहले के मुद्दों में देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी महासत्ता का उपाधि जो है वो खो चुका था और नए महासत्ता के रूप में उभर कर आने वाले दो राष्ट्र थे, अमेरिका और रूस। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रूस जो है वो भी अमेरिका के ही समान शक्तिशाली राष्ट्र था। गोर्बाचोव की ग्लासनेस्त यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी आर्थिक और सामाजिक सुधार की नीतियों के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कंठा जागृत होने से सोवियत संघ के घटक राज्यों द्वारा एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी हमें यहाँ एक चीज ध्यान देना है, ग्लासनेस्त का अर्थ क्या होता है और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है। तो बता रहे कि इन सभी के कारण जो है अब स्वतंत्रता की घोषणा शुरू हो गई। धीरे धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल, अमलदार शाही और लाल सेना की पकड़ ढीली पड़ने लगी। ये सारे जो थे ये सभी अपना अधिकार जमा के रखे थे सोवियत यूनियन में, लेकिन समय अनुसार जो है इन सभी का अब जो है सत्ता कम पड़ने लगी। सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई ईस्वी सन 1990 में। ध्यान रखेंगे, सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1990 में। अंत में कुल 15 राज्यों में से 14 राज्य स्वतंत्र होने से विघटन की प्रक्रिया पूरी हुई दिसंबर 1991 में। यानी इस विघटन की प्रक्रिया का समापन कब हुआ? तो दिसंबर 1991 में। और सोवियत यूनियन के अंदर कुल 15 सदस्य राष्ट्र थे और जिनमें से 14 अलग हो गया, बस एकमात्र रूस इस सोवियत यूनियन के अंदर बचा। अब हम आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का योगदान। यानी कि भारत ने अपने देश में तो बहुत सारे कार्य किए ही हैं, इसके साथ साथ अब दूसरे देशों में भी बहुत सारे दूसरे उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो इनके बारे में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आजादी के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, काले गोरे के बीच रंग भेद आदि बुराइयों को दूर करने के लिए तथा उसके विरुद्ध होने वाले आंदोलनों का भारत ने हमेशा समर्थन किया है। यानी देखिए, साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद यानी कि दूसरे राष्ट्रों पे कब्जा करके
वहां से धन वसूल करना, अपने क्षेत्र का विस्तार करना साम्राज्यवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद यानी कि बिजनेस व्यवसाय के नाम पर दूसरे देश पे कब्जा करना। इसके साथ साथ काले गोरे के बीच रंग भेद, यानी कि कई देशों में जहां पर कि गोरे लोग और काले लोग रहते थे तो वहां अनेकों भेदभाव उनके बीच किया जाता। इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए तथा उनके विरुद्ध होने वाले आंदोलनों का भारत हमेशा समर्थन करता रहा, उनके साथ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आदेश से भारत ने कोरिया के युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए दवाइयां और चिकित्सक टुकड़ी भेजी थी। यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप जानते हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी रचना की गई थी विश्व शांति के लिए। तो उसी के आदेश से भारत ने जो है कोरिया के युद्ध के घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए दवाई और चिकित्सक यानी डॉक्टरों की टुकड़ी भेजी थी। गाजा, साइप्रस, कांगो, श्रीलंका आदि में निर्मित संकट के समय संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापक दलों में भारत ने अपने सैनिकों को भेजकर उन देशों में शांति स्थापित करने में सक्रिय कार्य किया था। यानी इन क्षेत्रों में जो है शांति भंग हो रही थी, 3 क्षेत्रों में अपने लोगों को भेजकर भारत ने वहां शांति स्थापित करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तथा संपूर्ण विश्व के लोगों की स्वतंत्रता और सुख समृद्धि के लिए तमाम प्रयत्नों को भारत ने सक्रिय सहयोग दिया है। यानी पूरे विश्व भर में शांति बनी रहे, लोग सुरक्षित हों, इसलिए भारत ने हमेशा से ही सक्रिय योगदान देता रहा है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारत ने शांति की इच्छा व्यक्त की है। यानी परमाणु शस्त्र ऐसे विध्वंसक शस्त्र हैं जो कि पूरे विश्व का तबाह कर सकते हैं। तो इसलिए भारत ने जो है इन परमाणु शस्त्रों का जो है पूरी तरह से उपयोग पे प्रतिबंध लगाने की इच्छा व्यक्त की है। घातक शस्त्रों का उत्पादन बंद करके तथा सैन्य संख्या घटाकर उस धन को विश्व की गरीब तथा भुखमरी से पीड़ित जनता के आर्थिक सामाजिक विकास करने की मांग भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष किया है। युद्ध के शस्त्र हैं और साथ ही साथ सैनिक को बढ़ाया न जाए और उन धन की बचत करके लोगों की मदद की जाए। विश्व में अनेकों ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें भोजन कपड़े नसीब नहीं होते, ऐसे गरीब लोगों की जो है समस्या को दूर किया जाए, ऐसा प्रस्ताव भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा है। इस तरह विश्व शांति भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत रहा है। हमें ध्यान रखना है कि भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? विश्व शांति। विश्व शांति के लिए राष्ट्र राष्ट्र के बीच सहयोग, विश्वास और समझदारी का वातावरण स्थापित करने के लिए भारत ने सतत प्रयास किया है। यानी हमेशा ही भारत समय समय पर प्रयास करता रहा है ताकि पूरे विश्व भर में सभी राष्ट्रों के बीच का शांति और संबंध सही ढंग से बना रहे। आज के लिए हम पाठ को यहीं पे विराम देते हैं। अस्तु, जय हिंद।